आइए दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं। ये चौथा चैप्टर है वायुमंडल, जिसकी चर्चा हम लोग विस्तृत रूप से करेंगे। इसके बाद आपका एक सवाल इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। साथ में वायुमंडल जो चैप्टर है, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं, तो एनसीईआरटी आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि पहले आप एनसीईआरटी 6 to 10 तक कम से कम पढ़ ही जाइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, चौथा चैप्टर वायुमंडल। वायुमंडल पहले होता क्या है, पहले हम जानेंगे कि वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल, देखिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, तब आप देखिएगा इसका मजा। वायुमंडल वायु से घिरा हुआ क्षेत्र, पृथ्वी की सतह के ऊपर वायु से घिरा क्षेत्र, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का एक पार्ट है। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती है, क्योंकि वायु का मतलब ही गैस होता है। बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, उसमें उसका वितरण आपको एक मैप के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। इस वायुमंडल में आपका 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है। तो अपने वायुमंडल में सबसे ज्यादा एक नंबर पर गैस है, उस गैस का नाम है नाइट्रोजन, जिसको N से सूचित किया जाता है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस पाया जाता है, उस गैस का नाम है आपका नाइट्रोजन। नेक्स्ट सवाल है कि इसी में आपका ऑक्सीजन 21% 2 नंबर स्थान पे है। ऑक्सीजन, क्या नाम है इसका जी? ऑक्सीजन। पूछेगा कि ये ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना परसेंट ऑक्सीजन पाया जाता है, तो आप याद रखिए कि वायुमंडल में 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि दूसरे नंबर पे है। सबसे ज्यादा आपको बताया कि सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, जो कि 78%, और ऑक्सीजन आपको पूछेगा तो 21%। इसमें आपसे कभी कभी और हो गया, और इसमें आर्गन का जो है, आर्गन पाया जाता है, CO2 गैस पाया जाता है, जलवाष्प है, धूलकण, बहुत सारे मिलकर के एक वायुमंडल का निर्माण होता है। तो इसमें आपको एग्जाम में पूछता है CO2 के बारे में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है। तो याद रखिएगा 0.03%, यानी 0.03% आपका CO2 गैस आपके वायुमंडल में पाया जाता है, जबकि आर्गन 0.93% आपका आर्गन पाया जाता है। तो हम इसे क्या सीखे कि वायु से घिरा हुआ क्षेत्र वायुमंडल कहलाता है। वायु में बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। सबसे ज्यादा पूछे कि वायुमंडल में हमारा सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन। बोले कितना परसेंट, तो 78%। 2 नंबर पे आएगा आपका ऑक्सीजन, कितना परसेंट? 21%। और उसके बाद आपसे पूछे कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना पाया जाता है, तो 0.03%। और नाइट्रोजन के बारे में, आर्गन के बारे में पूछे तो आर्गन 0.93% पाया जाता है। तो आइए इसके ऊपर हम चलते हैं। पहले ग्रीन हाउस गैस के बारे में इसमें चर्चा है। तो सबसे पहले हम लोग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में जानेंगे। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत गर्म गैस होता है। हमारे कल कारखानों से, गाड़ी के धुओं से आदमी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। तो ये गैस काफी गर्म होता है। क्या होता है? ये गैस काफी गर्म होता है, और CO2 के लिए यही गैस जिम्मेवार है। आपसे कभी कभी पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सा जिम्मेवार है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, प्रभाव होता है, उसके लिए जो गैस जिम्मेवार है, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। यानी ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, इसके लिए जो जिम्मेवार है, उसका नाम है CO2 गैस। एक और सवाल यहां से पूछता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेवार है। वार्मिंग का मतलब गर्म, जब वैश्विक स्तर पर जब भूतापन बढ़ता है, भूतापन, उसको ही ग्लोबल वार्मिंग आपको कहा जाता है। जब बड़े लेवल पर जब गर्मी बढ़े तो उसको भूतापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जब पूरे विश्व स्तर पर हो। यानी ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेवार गैस आपको CO2 है। आपको बोले CO2 बहुत गर्म गैस होता है, इसीलिए ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी और ग्लोबल वार्मिंग के लिए यानी भूतापन, दोनों के लिए CO2 गैस जिम्मेवार है। और ये हमारे वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे हम लोग जानेंगे कि जब वायु गर्म होती है तो गर्म हो करके, जब वायु गर्म होती है तो ये हल्का हो जाती है, और हल्का हो जाने के बाद
ये ऊपर की ओर उठने लगती है। आप देखें जो चीज़ हल्की होती है, जैसे धुआं को कभी नीचे आते हुए नहीं देखे होइएगा आप, धुआं कभी नीचे आता है नहीं आता है, बहुत कम आता है, ज़्यादातर ऊपर आता है। यानी जितना भी जो गर्म चीज़ें हैं वो वायु जब गर्म होता है तो ऊपर उड़ता है। क्यों? क्योंकि वायु गर्म होने के बाद क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो इसका मतलब हम ये भी कह रहे हैं कि जो वायु गर्म नहीं है यानी ठंडा होगा तो वो भारी होगा, जो गर्म होगा वो हल्का होगा, और हल्का होगा तो ऊपर जाएगा, ठंडा होगा तो नीचे आएगा। यानी अब वायुमंडल की संरचना के बारे में जानेंगे कि वायुमंडल की संरचना आपका कैसा है। तो आपका वायुमंडल को 5 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? तो वायुमंडल को आपको 5 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट का नाम है, यानी सबसे जो नीचे जो हमारा है, जो पृथ्वी के 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल होता है। पृथ्वी के 13 किलोमीटर तक कौन सा मंडल पाया जाता है जी? क्षोभ मंडल। और ये मंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मंडल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मौसम संबंधी जितना घटना होता है सारा का सारा क्षोभ मंडल में होता है। साथ साथ वर्षा हो, कोहरा हो, आंधी हो, तूफान हो, ये सारी घटनाएं आपको क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती हैं। क्षोभ मंडल में ही ये घटनाएं होती हैं। यानी पृथ्वी से 13 किलोमीटर दूर तक हमारा क्षोभ मंडल है और इसी में मौसमी संबंधी घटनाएं होती है। पहला चीज, सबसे पहला मंडल पूछे तो क्षोभ मंडल। सेकेंड मंडल का नाम है आपका समताप मंडल। ये पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक का रेंज है इसका। पृथ्वी से कितना किलोमीटर तक? 50 किलोमीटर रेंज तक आपका आएगा कौन सा मंडल? समताप मंडल। इसकी विशेषता यह है कि इसी समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जो एग्जाम में बार बार पूछता है कि भाई ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाया जाता है। और ये जो समताप मंडल है इसका एक और खासियत है कि वायुयान यानी हवाई जहाज, हम लोग हवाई जहाज देखे हैं, ये हवाई जहाज पूछता है एग्जाम में कि हवाई जहाज कौन मंडल में उड़ता है? तो बउआ याद रखिएगा कि जो ये हवाई जहाज है आपका समताप मंडल में उड़ता है। चूंकि वहां पे टेम्परेचर समान होता है इसीलिए वायुयान यानी हवाई जहाज को उड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इसीलिए आपसे समताप मंडल के बारे में 2 इंफॉर्मेशन रखिएगा कि ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, वायुयान यानी हवाई जहाज कौन सा मंडल में उड़ता है? तो समताप मंडल में उड़ता है। तीसरे मंडल की चर्चा हम लोग करेंगे, मध्य मंडल। यानी 5 मंडल में तीसरा नंबर मध्य में आएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मध्य मंडल। ये इसका रेंज है 80 किलोमीटर तक। कितना? पृथ्वी से 80 किलोमीटर तक का रेंज है ये मध्य मंडल का। इसमें क्या होता है कि उल्का पिंड घूमते घूमते क्या हो जाता है? जल जाता है। तो पूछता है कि किस मंडल में उल्का पिंड जल जाता है? तो आप कहिएगा कि मध्य मंडल में उल्का पिंड जल जाता है। चौथे मंडल की तरफ चलेंगे तो चौथा मंडल है आपका बाह्य मंडल। इसी को हम लोग आयन मंडल भी कहते हैं। बाह्य मंडल के अंतर्गत में मेरा आयन मंडल आता है। इसका जो रेंज है 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक का रेंज है। 80 से लेकर के और 400 किलोमीटर का एक बहुत लंबा रेंज है इसका। ये है आपका आयन मंडल, जिसको हम लोग बाह्य मंडल भी कहते हैं। इसकी खासियत है कि इसमें तापमान बड़ी तीव्र गति से बहुत तेजी से बढ़ता है। इसमें तापमान क्या होता है कि तापमान इसमें बहुत तेजी के साथ बढ़ता है और इसी में एक संचार जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो तरंग इसी में गमन करती है। यानी हम यहां से जो भी बोलेंगे हेलो तो ये फटाक से कहां जाएगा भाई? बाह्य मंडल यानी आयन मंडल में। और फिर इस आवाज को आयन मंडल आप जहां बोल रहे हैं, जिस माइक्रोफोन में बोल रहे हैं वहां पे इस आवाज को सेंड कर दीजिए। जैसे यहां से फोन लगा दिल्ली, बोले हेलो, तो यहां से जो हेलो बोले ये हेलो पहले गया आपका कहां जी? बाह्य मंडल यानी आयन मंडल में। फिर वहां से इस हेलो को वो रिटर्न किया, फिर वो दिल्ली जहां फोन लगाए हैं वहां पे चला जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आयन मंडल का जो रेंज पूछे तो 80 से लेकर के 400 तक। इसमें पूछे कि तापमान, तो भाई तापमान इसमें बहुत तेजी से बढ़ता है और रेडियो तरंग और जितना भी संचार का काम होता है सारा का सारा काम आपका बाह्य मंडल यानी आयन मंडल में होता है। सबसे लास्ट है आपका बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को कहा जाता है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, यानी 400 किलोमीटर के बाद का रेंज जो भी हो सारा के सारा बहिर्मंडल के अंतर्गत आता है। यानी आप इससे यहां पूछा जा सकता है कि वायुमंडल के सबसे बाहरी मंडल कौन सा है या सबसे ऊपरी मंडल कौन सा है? तो आप कहिएगा बहिर्मंडल।
वायुमंडल के सबसे बाहरी और सबसे ऊपरी मंडल है। ठीक, अब दूसरा सवाल यह हो सकता है कि वायुमंडल के सबसे निचली और प्रथम मंडल का नाम बताइए, तो आप क्षोभ मंडल का नाम बताइएगा। बताइए आपको याद हुआ या नहीं हुआ। अब एक बार समराइज करेंगे। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं, उल्कापिंड, वर्षा, आंधी, तूफान, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मंडल आपका क्षोभ मंडल। दूसरा समताप मंडल, जिसका रेंज आपको बताए थे कि 50 किलोमीटर तक का है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है और हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ता है। तीसरा आपको मध्य मंडल के बारे में बताएंगे कि मध्य मंडल में क्या होता है, कि इसमें उल्का पिंड आकर के क्या होता है, जल जाता है। चौथा मंडल आपको बाह्य मंडल के बारे में बताया कि बाह्य मंडल मतलब आयन मंडल। इसमें क्या होता है कि इसका रेंज होता है 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर का रेंज होता है, और इसमें ही आपका तापमान बड़ी तेजी से बढ़ेगा और रेडियो संचार का काम इससे बाह्य मंडल में ही होगा। और सबसे लास्ट वाला मंडल है, सबसे बाहरी मंडल जिसे कहते हैं, उसको नाम है बहिर्मंडल, यानी वायुमंडल के सबसे बाहरी मंडल का नाम है बहिर्मंडल, जिसका रेंज है 400 किलोमीटर से ऊपर। यानी वायुमंडल का जो आपका संरचना है, इस संरचना समझ गए। मौसम के बारे में हमको जानना है कि मौसम क्या है। गाना सुने होंगे, छने छने बदले तोहर म्याज रजहू, दगाबाज रजहू, रंगबाज रजहू। तो ये जो है छने छने जो बदले उसको मौसम कहते हैं। जो छने छने बदले उसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी मौसम ठीक है, तुरंत बारिश हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आए, तो इसे हम मौसम कहते हैं। यानी दिन प्रतिदिन या घंटे की होने वाली जो परिस्थिति है उसको मौसम कहते हैं। और जलवायु होता है 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 5 साल, ये सब के रेंज में उस मौसम का पूरा आकलन किया जाता है, उसका एवरेज निकाला जाता है, उसी को हम लोग जलवायु कहते हैं। ठीक है, कहीं की जलवायु गर्म है, कहीं ठंडा है, कहीं बारिश वाला है, तो ये सब 6 महीना या साल भर, 2 साल का एक एवरेज लेकर के तब उस जलवायु की चर्चा किया जाता है। लेकिन मौसम क्या है, ये परिवर्तन होने वाला है और ये क्षणिक परिवर्तन होता है, बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है। इसीलिए मौसम और जलवायु में आपको अंतर समझना था। आगे आपको आपतन, एक नाम है आतपन। आतपन बहुत लगे, इसको आपतन पढ़ लेता है। एक है आतपन, यानी पृथ्वी पर सूर्य की कुछ ऊर्जा आती है। आप नहीं विश्वास आपको होगा कि सूर्य का जो ऊर्जा हमको मिलता है प्रकाश के रूप में, वो ऊर्जा उसके 2 अरबवां भाग का 1 भाग है। यानी उसके ऊर्जा को, सूर्य का जो प्रकाश हमारे यहाँ पहुंचता है, उसको 2 अरब पार्ट में बांटिएगा तो उसका 1 पार्ट का प्रकाश हमारे यहाँ पहुंचता है। समझिए उसके पास कितना लाइट है, कितना ऊर्जा है, और 1% लेते हैं। लेकिन वही जो 1% लेते हैं उसी को आतपन कहते हैं। यानी पृथ्वी जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को जो रोक कर रख लेती है उसी को हम लोग आतपन कहते हैं। यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पृथ्वी रोक करके जो रख लेती है उस ऊर्जा को आतपन कहा जाता है। यहाँ पे कोई डाउट आपको नहीं होगा। नेक्स्ट में तापमापी क्या है? ताप को मापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं। तापमापी से एक बात याद आया कि तापमापी का, मान लीजिएगा, जानिए कि तापमापी का जो मात्रक होता है, सही मात्रक, उसका नाम है सेल्सियस। क्या नाम है? सेल्सियस। भाई सेल्सियस क्यों पड़ा? क्योंकि तापमापी यानी इसका जो तापमापी है, इसका जो खोज करता है, इसका नाम है एंडोर्स सेल्सियस। एंडोर्स सेल्सियस आपने तापमापी का खोज किया, तापमापी को बनाया, तो इन्होंने अपने नाम पर इसको सेल्सियस, इसको मापने का जो पैमाना बनाया उसको सेल्सियस नाम दिया। क्या नाम दिया जी? सेल्सियस। तो आपको बोले तापमापी यानी तापमान को मापने वाला जो मात्रक है उसको सेल्सियस कहते हैं। इस सेल्सियस का खोज किया था एंडर्स सेल्सियस ने, इसलिए अपने नाम पर ही इसका नाम सेल्सियस रख दिया। यानी तापमापी से क्या किया जाता है? तो तापमान को मापा जाता है। उसी तरह वायुदाब। वायुदाब क्या है? पृथ्वी की सतह पर वायु कुछ भार लगाती है, कुछ दाब लगाती है, इसी दाब को हम लोग वायु दाब कहते हैं। जैसे आप कभी साइकिल चलाइए और उधर से तेज आंधी आए या तूफान आए या तेज हवा चले, तो आप देखिएगा, आप बढ़िएगा, आपको बढ़ने में, आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। क्यों? कि उधर से वायु आपके तरफ क्या है? एक फोर्स, एक दाब, एक भार लगा करके उधर धक्का देती है, तो आपको कठिनाई है। वही आपका वायु दाब है। दूसरा चीज आप देखिएगा, कभी कभी आप इधर जा रहे हैं, आप पता लगे इधर से खूब तेज हवा चल रहा है, खाली साइकिल का पौड़ी ऐसे ऐसे मारिएगा और आप तेजी से चल जाइएगा। बोलिए इसमें क्या हुआ? तो आपके पीछे से वायु क्या है? दाब लगा रही है, इसलिए आपको
आसानी में होती है, यानी यही वायु दाब है। यानी पृथ्वी की सतह पर वायु द्वारा लगाया गया दाब ही वायु दाब है। अरे कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगा। अब नेक्स्ट में इसमें तो वायु दाब मापी किसको मापेगा, तो वायु दाब को नापेगा। किसको नापेगा जी, वायु दाब को वायु दाब मापी मापता है। तीसरा है वर्षा मीटर, जो वर्षा को मापे। वर्षा मीटर, वर्षा कैसे होता है, जैसे पानी वाष्पीकृत हुआ, वाष्पीकृत होके यानी वाष्पीकृत होके ऊपर आया, ऊपर आके वो संघनित होगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा, संघनित होके एक छोटा सा बूंद बनेगा। ऐसे बहुत सारा बूंद बनेगा, बनते बनते जब उसका भार ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि पृथ्वी पर बादल के रूप में बनेगा। बहुत सारा बूंद जब इकट्ठा होता है तो क्या है, बादल। बादल के समूह, बूंद के, बारिश के बूंद के समूह को ही हम बादल कहते हैं। जैसे ही बादल बनेगा तो जब इसका भार ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे वो रह नहीं पाएगा, तो वो नीचे गिरेगा। वो जो गिरता है उसी को हम क्या कहते हैं, बारिश। पानी की बूंदों का बादल से नीचे की तरफ गिरना ही वर्षा कहलाता है। तो वर्षा को जो मापता है उसी का नाम है वर्षा मापी। उसका नाम क्या है, वर्षा मापी। इसको अंग्रेजी में रेन गेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेन गेज, रेन गेज कहते हैं इसको। और एक है वात दिग्दर्शी, वात दिग्दर्शी। अब वायु दाब हम पढ़े हैं तो एक बात जान जाइएगा, वायु दाब ऊपर जाइएगा तो घटेगा और नीचे आइएगा तो बढ़ेगा। जैसे यहाँ कोई दाब लगाए तो कम लगता है, लेकिन नीचे लगाएगा तो ज्यादा लगेगा। क्योंकि ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो वायु दाब कम और नीचे आइएगा तो वायु दाब ज्यादा लगेगा। यानी पृथ्वी की सतह पर वायु द्वारा लगाया गया भार को वायु दाब कहते हैं। ऊपर जाने पर वायु दाब आपका कम होगा और नीचे जाइएगा तो वायु दाब बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछता है एग्जाम में कि ऊपर जाने पर वायु दाब क्या होता है, तो ऊपर जाएंगे वायु दाब कम और नीचे आएंगे तो वायु दाब ज्यादा। टेम्परेचर का भी वही कहानी है। तापमान जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो तापमान होता है कम, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आइएगा तो तापमान होगा ज्यादा। वही दोनों का कहानी है। वायु के बारे में जान जाइए, वायु सबसे कैसे चलता है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाता है। वायु सदैव मतलब हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। कैसे, इसे देखिए, जहां पे टेम्परेचर आपका होगा ज्यादा वहां वायु दाब होगा कम। वहां पे वायु दाब क्या होगा, कम होगा। जहां पे होगा ठंडा वहां पे वायु दाब होगा ज्यादा। तो आप बताइए, स्थल पर और समुद्र के किनारे कहां आपको लग रहा है कि टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर समुद्र के किनारे। तो जहां टेम्परेचर कम होगा वहां वायु दाब ज्यादा होगा। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए वायु दाब सबसे ज्यादा कहां होता है, तो आप कहिएगा वायु दाब सबसे ज्यादा समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे वायु दाब सबसे कम होता है, और स्थलीय क्षेत्र जहां गर्मी ज्यादा है वहां पे वायु दाब बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम होगा तो वहां पे वो हल्का होके क्या हो जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा, फिर जो ठंडा होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, इसी तरह वायु के बारे में चर्चा होगी। वायु कैसे चलता है, तो वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। और वायु जो ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो चलता है उसी को तो पवन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। वायु का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलना ही क्या कहलाता है, पवन कहलाता है। तो पवन, पवन माने हवा। हवा कई प्रकार के, पवन 3 प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है पवन, 3 प्रकार का। पहला है अस्थाई पवन। अस्थाई का मतलब परमानेंट पवन। परमानेंट पवन जो सालों भर चले तब ना अस्थाई होगा। यानी वैसी हवाएं या वैसा पवन जो एक ही दिशा में सालों भर चल रहा है उसको हम लोग कहेंगे अस्थाई पवन। दूसरा का नाम है व्यापारिक पवन। ऐसा पवन जो मौसम के अनुसार से बहता है उसको मौसमी पवन या व्यापारिक पवन कहते हैं। इसको मौसमी पवन या व्यापारिक पवन कहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में कभी कभी देखिएगा आएगा चक्रवात, तो उस समय एक हवा चलती है, उधर से एक पवन चलती है। ये कुछ समय के लिए है, ये कुछ समय के लिए आया। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, मौसम संबंधी घटनाएं घटी, इसलिए जो पवन चली वो मौसमी पवन कहलाएगी। और एक है स्थानिक पवन। स्थानिक पवन का मतलब होता है लोकल विंड। लोकल विंड कहने का मतलब है कि छोटे क्षेत्रों में
जो पवन चलती हैं, छोटे क्षेत्रों में जो पवन चलती हैं, उन पवन को स्थानिक पवन कहा जाता है। उस पवन को कौन सा पवन कहा जाता है? स्थानिक पवन कहा जाता है। यानी पवन 3 प्रकार के आप सीख लिए। एक है पवन आपका जिसका नाम है अस्थायी पवन, जो सालों भर चलेगा। व्यापारिक पवन, जो मौसम के अनुसार, जो मौसम आएगा उस मौसम के अनुसार चलता है, तो मौसमी पवन। और छोटे छोटे क्षेत्रों में जो पवन चलता है उसको स्थानीय पवन कहा जाता है। हम लोग वर्षा के ऊपर थे। एक होता है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है वायु में जो जल वाष्प की मात्रा होता है उसको आर्द्रता कहते हैं। वायु यानी हवा में जल वाष्प के कण पाए जाते हैं, उसी कण को हम लोग क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता कहते हैं, यानी वायु में जो जल वाष्प की मात्रा है उसको आर्द्रता कहते हैं। वर्षा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि वर्षा की बूंद का नीचे की तरफ टपकना ही वर्षा कहलाता है। यानी बारिश के बूंद जो होता है, जो पानी का जो बूंद ऊपर जो रहता है वो जब नीचे गिरता है उसको वर्षा कहते हैं। वर्षा होता है 3 प्रकार का, वर्षा भी 3 प्रकार का और पवन भी 3 प्रकार का। याद रखिएगा बाबू, वर्षा भी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। और पवन भी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ये कौन कौन वर्षा 3 प्रकार का? एक है संवहनी वर्षा, दूसरा पर्वतीय क्षेत्रों में जो वर्षा होता है उसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। चक्रवाती तूफान जब आता है उस समय वर्षा होता है उसको चक्रवाती वर्षा कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के 3 टाइप के वर्षा, 3 टाइप के पवन होता है। ये जो कंसेप्ट आप देखे हैं इसे आप एनसीईआरटी का बुक खोलिए बाबू, एक सवाल आपसे बाहर नहीं आएगा। अगर बीपीएससी का, रेलवे का, एसएससी का आपको तैयारी करते हैं तो एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से जब वायुमंडल को छेड़ेगा उससे क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे बेसिक रूप में कोड दे करके आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देगा, वहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अगर आप कमेंट कीजिएगा तो ये चौथा जो चैप्टर है, अब नेक्स्ट 5वां चैप्टर हम आपको इसी तरह बढ़िया से पढ़ाएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में बताइए कि हमको अच्छा लग रहा है। अगर चाह रहे हैं कि 5वां चैप्टर हम इसी तरह एनसीईआरटी के पढ़ाएं तो कमेंट में लिखिए कि हाँ 5वां चैप्टर सर पढ़ाइए। कैसा लगा वीडियो ये हमको बताइए कमेंट करके, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमको एक प्रकार का हेल्प मिल सके, ताकि हम भी बहुत मजबूती के साथ आपको पढ़ा सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेके इतना ही। राधे राधे, जय श्री राम।